नमस्कार विद्यार्थियों। हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो था वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य के बारे में हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे कि आर्यों का जो मूल स्थान है वो कौन सा है, उसको लेकर कौन कौन से मत है, कौन कौन से विद्वानों ने क्या क्या मत दिए हैं। देखो हमको पढ़ना है वैदिक चल रहा टॉपिक चल रहा है वैदिक सभ्यता। साहित्य के बारे में हमने पढ़ लिया। देखो जो वैदिक सभ्यता को जानने का जो स्रोत है वो साहित्य के अलावा दो सोर्स और है। स्रोत की बात की जाए तो एक तो साहित्य है, इसके अलावा एक पुरातात्विक स्रोत और है। पुरातात्विक में देखो, पुरातात्विक में दो अभिलेख है। हालांकि जो जानकारी प्राप्त होती है, मुख्य प्रमुख जानकारी वो साहित्य से होती है, अभिलेख से और मृदभांड से कुछ है कि मतलब की जानकारी मिलती है, इतनी ज्यादा नहीं मिलती। अभिलेख और मृदभांड है। देखो अभिलेख में दो अभिलेख है, एक है बोगजगई का अभिलेख, बोगजगई का अभिलेख, और एक है कस्सी का अभिलेख। ये दो अभिलेख इंपोर्टेंट है जानने के लिए, दो इंपोर्टेंट है, याद रखना। इस बोगजगई के अभिलेख को एशिया माइनर का अभिलेख भी कहा जाता है। एशिया माइनर का अभिलेख कहा जाता है, जो कहाँ है, ये तुर्की में है, टर्की के अंदर। और ये कहाँ है, ये ईरान में है। याद रखना है, आपको देखना है। साहित्य में हमने पढ़ लिया है, चारों वेद है, और पुरातात्विक में दो हैं, अभिलेख और मृदभांड। मृदभांडों में देखो, मृदभांडों में दो तरह के मृदभांड मिलते हैं इसमें हमें। पूर्व वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल क्या कहते हैं, ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, ये याद रखना। और एक उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक काल में जो मृदभांड मिलते हैं वो मिलते हैं गेरुए वर्ण के, गेरुए रंग के मृदभांड। और उत्तर वैदिक काल में मिलते हैं चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड। ये मृदभांड मिलते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना इनके, ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे तो ओसीपी, जीडब्ल्यू, ओसीपी ये आप कंफ्यूज जाओगे। इतने याद रखना कि ऋग्वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में गेरुए रंग के थे और उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर थे। याद रखना। देखो अभिलेखों के बारे में देखो, जो दोनों अभिलेख है, बोगजगई का अभिलेख, ये देखो इधर लिख देता हूं। जो बोगजगई का अभिलेख है ये तकरीबन 1400 ईसा पूर्व का है। मिला कहां से है, तुर्की से। इस एशिया माइनर का अभिलेख भी कहा जाता है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें दो कबीलों का उल्लेख है, दो कबीले हैं। एक है हित्ती कबीला और एक है मितन्नी। हित्ती और मितन्नी, इन दोनों में क्या है, एक संधि का प्रस्ताव है, इसके अंदर एक संधि का वर्णन है कि इन दोनों में लड़ाई होती है, दोनों के सरदारों में, मतियुजा और सग्गी लुल्यमने दो सरदार हैं इन दोनों कबीलों के। इनके बीच क्या होता है, इन दोनों कबीलों में लड़ाई होती है, बाद में दोनों कबीलों के सरदार हैं, उनमें क्या होती है, संधि होती है। इस संधि के तहत क्या है, चार जो वैदिक देवता हैं, चार वैदिक देवताओं को साक्षी माना गया है। इसके अंदर चार वैदिक देवताओं को साक्षी मानकर ये संधि की गई है। तो चार वैदिक देवता कौन कौन से, पहला देखो, पहला है इंद्र,
दूसरा है वरुण, तीसरा है नास्त्य और चौथा है मित्र। 4 वैदिक देवता हैं जिनको साक्ष्य मानकर इन दोनों कबीलों ने क्या किया, संधि की थी। तो ये जानकारी कहाँ मिलती है हमें, तुर्की के अभिलेख में। इससे पता चलता है कि ये इसके अभिलेख में इनका वर्णन, तो ये अभिलेख का है तुर्की में 1400 ईसा पूर्व। अब देखो एक अभिलेख कौन सा बचा, कस्सी का अभिलेख। इस अभिलेख में क्या वर्णन है कि आर्यों की एक शाखा जो है, ये कहां पे, कस्सी का अभिलेख ईरान में है। आर्यों की एक शाखा भारत की तरफ गई, ये वर्णन है इसके अंदर कस्सी के अभिलेख में। ये तकरीबन ये भी 1600 ईसा पूर्व का ही, याद रखना। ये 1600 का, ये 1400 का, दोनों इंपोर्टेंट है। ये और भी स्रोत है, दोनों पुरातात्विक स्रोत, अभिलेख और वर्तमान अभिलेखों में भोगज का अभिलेख और कस्सी का अभिलेख। याद रखना कि कौन से 4 वैदिक देवताओं की जानकारी हमें किस अभिलेख में मिलती है, वो मिलती है भोगज के अभिलेख में। तो हित्ती और बिथनी का अभिलेख भी संधि हुई थी, जिनमें 4 देवेंद्र, वरुण, नास्त्य और मित्र को साक्षी मानकर इन कबीलों ने क्या किया था, आपसी सुलह की थी, संधि की थी। ठीक है, ये हो गया। अब देखो हम चलते हैं अब मेन टॉपिक की तरफ, वो है आर्यों का मूल स्थान। जब आर्य भारत के थे या बाहर से आए थे, इसको लेकर विद्वानों में क्या है, काफी मतभेद है। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग थ्योरीज के आधार पर अपने मत प्रस्तुत किए हैं। ऋग्वेद में जो भौगोलिक परिस्थितियों का उल्लेख मिला है, भौगोलिक स्थानों का उल्लेख मिला है, उसके आधार पर क्या है कि काफी सारे विद्वानों ने अपनी अपनी थ्योरीज दी है। ये देखो, वैदिक आर्यों का मूल स्थान, इसको लेकर देखो। भाषाई, शारीरिक समानता तथा ताम्रपत्र मृदपात्रादि, ताम्रपत्र मृणपात्रादि, मृणपात्रादि पुरातात्विक सामग्री के आधार पर निम्न विद्वानों ने, यानी कि इनके आधार पर विद्वानों ने आर्यों का मूल स्थान यूरोप के विभिन्न भागों को माना है। तो पहली थ्योरी निकल के आती है यूरोप, आर्य का मूल स्थान क्या होता है, यूरोप। तो भाषाई शारीरिक समानता, ताम्रपत्र मणपात्र आदि पुरातत्व सामग्रियों के आधार मानकर विद्वानों ने यूरोप को क्या माना, यूरोप के विभिन्न स्थानों को आर्य का मूल स्थान माना है। जिनमें देखो आप, पहली बात की जाए
पहली बात की जाए, देखो हंगरी की डेन्यूब नदी, डेन्यूब नदी के रहने वाले थे, ऐसा वैसा मानना है। हंगरी की डेन्यूब नदी को किसने माना है? एक विद्वान है, डेन्यूब नदी घाटी, यहाँ आर्य का मूल स्थान था, ये मानना है इसका पी गाइस का मानना है कि आर्य का मूल स्थान हंगरी की डेन्यूब नदी घाटी है। दूसरा देखो स्कैंडिनेविया यूरोप का देश है। स्कैंडिनेविया को मान की आर्य का निवास स्थान मानते हैं पेंका हर्ट, विद्वान है पेंका हर्ट व मार्च, ये विद्वान ये मानते हैं। तीसरा स्थान है यूरोप में दक्षिणी रूस, यूक्रेन वगैरह, मतलब दक्षिणी रूस, इनको मानते हैं नहरी। विद्वानों के नाम याद रखना है आपको, कौन कौन से विद्वान कौन कौन से जगह को आर्य का मूल स्थान मानते हैं। नहरी, गार्डन चाइल्ड नाम सुना होगा, गार्डन चाइल्ड है, इनकी पुस्तक का नाम है गार्डन चाइल्ड की पुस्तक, उन्होंने इस जगह को उल्लेख किया है। किताब का नाम है द आर्यंस, क्या ये इनकी बुक है, याद रखना आपको, द आर्यंस, इसमें उल्लेख किया है दक्षिणी रूस के थे ये, यूक्रेन के। और प्रोफेसर, इसके अलावा प्रोफेसर मायर्स जो मानते दक्षिणी रूस का आर्य का मूल स्थान। इसके अलावा पश्चिमी साइबेरिया, चौथी थ्योरी निकल के आती है, चौथा स्थान पश्चिमी साइबेरिया। इस स्थान को कौन मानते हैं आर्य मूल स्थान? स्थान को मानते हैं मॉर्गन नामक विद्वान ये मानते हैं। पांचवी जगह है दक्षिणी यूरोप, दक्षिण पूर्वी यूरोप, दक्षिण पूर्वी यूरोप, ऑस्ट्रिया हंगरी आते हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रिया, हंगरी, इन देशों को इनको मानते हैं प्रोफेसर मैकडोनाल्ड, प्रोफेसर मैकडोनाल्ड ये मानते हैं। इसके अलावा दक्षिणी रूस तथा दक्षिणी यूक्रेन, इसको कौन मानते हैं? मारिया गियास बुरास, ये विद्वान मानते हैं दक्षिणी रूस और यूक्रेन में एक संस्कृति है कुरियान संस्कृति, वो उस स्थान को मानते हैं ये आर्य का मूल स्थान। तो एक थ्योरी निकल के आई थी, पहली थ्योरी का नाम है यूरोप के थे, यूरोप के थे, तो ये विद्वान मानते हैं इन यूरोप की ये जगह है, इन से यहां से आर्य का मूल स्थान था, मतलब ये मानते हैं। ठीक है, देखो अगली थ्योरी देखो, अगली थ्योरी भारत से बाहर विभिन्न एशियाई प्रदेश, ये यूरोप का है, दूसरा एशिया के, भारत से बाहर वाले एशियाई देश याद रखने हैं, कभी भी पूछ सकता है एग्जाम में कि आर्य का मूल स्थान, अगर आर्य से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा आर्य के बारे में लिखिए, तो आर्य का मूल स्थान के बारे में जरूर लिखना है। तो दूसरी थ्योरी है भारत से बाहर विभिन्न एशियाई प्रदेश।
इसको देखो, ऋग्वेद में उल्लिखित ऋग्वेद में उल्लिखित भौगोलिक स्थितियों विभिन्न भागों का सांकेतिक वर्णन मध्य एशियाई लेख, जिसमें भौगोलिक के कवि लेख है, मध्य एशियाई लेख की भौगोलिक परिस्थितियों से साम्यता, भौगोलिक परिस्थितियों साम्यता ने उसकी तुलना करना, समानता करना। इसके अलावा तेल अरमना, एक जगह का नाम है मध्य एशिया में, तेल अरमना से प्राप्त मोहरों, जैन अवेस्ता, ये क्या फारसी ग्रंथ है, पर्शियन, मतलब कि जो ये पर्शियन कम्युनिटी है, फारसी लोग, उनका ग्रंथ जैन अवेस्ता है, जैन अवेस्ता तथा ऋग्वेद की साम्यता, आदि स्रोतों के आधार पर विद्वानों ने आर्यों का मूल स्थान विभिन्न एशियाई प्रदेशों को माना है, विभिन्न एशियाई प्रदेशों को माना है। ये आपको क्या करना है, याद करना, लिखना है कि इन स्रोतों के आधार पर विद्वानों ने एशियाई प्रदेशों के विभिन्न प्रदेशों को आर्य का मूल स्थान माना है। अब वो कौन कौन से विद्वान हैं ये देखो पहली थ्योरी निकल के आती है तिब्बत। एशियाई प्रदेशों की बात हो रही है तो पहली चीज है तिब्बत। पता होगा आपको तिब्बत कहाँ है, नहीं पता हो तो ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए। देखो तिब्बत, इसका मानते हैं परजीटर महोदय ने माना है कि तिब्बत को क्या माना, आर्यों का मूल स्थान माना। इसके अलावा दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, आर्य समाज संस्थापक थे, याद होगा आपको। दूसरा है मध्य एशिया। मध्य एशिया का मतलब है कि ये जो तुर्कमेनिस्तान है, अजरबैजान है और किर्गिस्तान है, ये वाले देश जो हैं, अफगानिस्तान के ऊपर वाले देश जो हैं वो सब इसमें आते हैं मध्य एशिया के अंदर।
देखो मध्य एशिया में, देखो मध्य एशिया कौन कौन मानते हैं। देखो सर्वप्रथम एक विद्वान है, सर्वप्रथम जे.जी. रॉड्स ने कब 1820 ईस्वी रॉड्स ने आर्य का मूल स्थान किसको माना, मध्य एशिया को माना। इन्होंने क्या सर्वप्रथम इसने माना, ये माना जे.जी. रॉड्स ने। लेकिन इन्होंने जो थ्योरी पेश की उसके पक्ष के अंदर, अपनी थ्योरी के पक्ष के अंदर कोई एविडेंस प्रस्तुत नहीं किए, कोई पुख्ता सबूत नहीं बताए। इन्होंने केवल कह दिया चलते फिरते ही कि मध्य एशिया ही क्या है, आर्य का मूल स्थान है, लेकिन उसके पक्ष के अंदर अपने तर्क ने प्रस्तुत नहीं किए, कोई सबूत नहीं दिए, तो विद्वानों ने इसकी थ्योरी की तरफ ध्यान नहीं दिया। इसके बाद जो विद्वान आएंगे उसका नाम है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने क्या किया कि स्रोतों के आधार पर, अपने तर्कों के आधार पर सर्वप्रथम, पहले तो नहीं दिया था, लेकिन सबसे पहले जो तर्क जो प्रस्तुत किए थे वो मैक्स मूलर ने किए थे। कब, 1859 में। तर्कों के आधार पर और क्या दिए, सबूत दिए, क्या दिए, प्रमाणों के आधार पर प्रमाण प्रस्तुत किए। मैक्स मूलर एक जर्मन विद्वान थे जिन्होंने वैदिक साहित्य का, ऋग्वेद का, वेदों का गहन अध्ययन किया था। कहां पे, इंडिया में नहीं आए थे वो, उन्होंने इंग्लैंड में रहकर वेदों को अध्ययन किया था। उन्होंने 1859 के अंदर 1859 में अपने तर्कों और प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया कि आर्यों का जो मूल स्थान है, इन्होंने क्या किया, आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया में एक जगह है बैक्ट्रिया को बताया, बैक्टीरिया सर्वप्रथम किसने बताया, बैक्टीरिया। किसने, मैक्स मूलर। ये सिद्धांत प्रस्तुत किया आर्यों की उत्पत्ति का, कहां पे, बैक्टीरिया। और यही प्रमाण सबसे ज्यादा माना जाता है आज जो सबसे ज्यादा प्रमाण माना जाता है वो यही माना जाता है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि नई नई थ्योरीज आ रही है, नए आधुनिक एरा में। सो क्या है कि कुछ नए एलिमेंट्स, नई नई थ्योरीज निकल के आ रही है कि आर्य जो थे भारत के ही थे, कुछ के थे विदेश के थे। तो अब जो नई अपडेट आएंगे उसमें ये देखने को मिलेगा कि वाकई में आर्य का स्थान कहाँ था। अभी तक जो मान रहे हैं वो मैक्स मूलर की थ्योरी को मान रहे, बैक्टीरिया को मध्य एशिया में बैक्टीरिया। ठीक है, ये है। इसके अलावा मध्य एशिया में और भी जगह है, और अलग विद्वानों ने अलग अलग जगह बताई। देखो मैक्स मूलर ने किसको बताया, बैक्टीरिया को बताया, मध्य एशिया को बताया। इसके अलावा कैस्पियन सागर किसने बताया, कैस्पियन सागर को बताया है, कैस्पियन सागर को बताया स्लीगन सेयस ने। किसने बताया, स्लीगन सेयस ने कैस्पियन सागर को बताया। चौथी जगह जो है पामीर का पठार, पता होना चाहिए पामीर का पठार आपको। ये बताया है एडवर्ड मेयर ने और ओल्डनबर्ग ने। एडवर्ड मेयर और ओल्डनबर्ग ने। पांचवी जो जगह है वो है रूसी तुर्किस्तान। ये बताया है, रूसी तुर्किस्तान में जगह है, नदी है आमू दरिया और सीर दरिया,
जगह क्या नाम है? आमू दरिया, दो ले लिया है, आमू दरिया व सीर दरिया। यहां को बताया है मौर्य मूल स्थान हर्ष फील्ड ने, हर्ष फील्ड ने इसको बताया, किसको? आमू दरिया और सीर दरिया। कहां पे? ये रूसी तुर्किस्तान। इसके अलावा एक जगह और है, छठी जगह की बात करूं तो वो है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत के दक्षिण में एक जगह है किर्गिज स्टेपेज, किर्गिस्तान वाला है, किर्गिज स्टेपेज। स्टेपेज यानी घास के मैदान होते हैं, एशिया में जो घास के मैदान होते हैं स्टेपेज कहा जाता है। बेंटू स्टेन ने कहा, बेंटू स्टेन याद रखना है। ये विद्वान है जो कि मध्य एशिया की थ्योरी को परिभाषित करते हैं। मध्य एशिया की थ्योरी में ये सब विद्वान है जिन्होंने कहा है कि मध्य एशिया से आर्य का मूल स्थान था, मतलब उद्गम यहीं से हुआ था इनका। ठीक है, इसे नोट कर लेना और याद कर लेना। अब देखो देखो एक विद्वान हो रहे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर टॉपिक चलता है। इन्होंने क्या कहा है कि आर्य का जो मूल स्थान है, आर्य का मूल स्थान किसको माना है? उत्तरी ध्रुव को, उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल को। नॉर्थ पोल को मानने के पीछे ये है कि ऋग्वेद के अंदर, ऋग्वेद में 6 महीने का दिन में 6 महीने की रात का उल्लेख मिलता है। इसके आधार पर उन्होंने किया कि 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात के उल्लेख जगह होती है वो है नॉर्थ पोल। तो भैया जो आर्य जो लोग आए थे वो कहां के थे? नॉर्थ पोल के, यानी उत्तर ध्रुव को सीधी इस बात को उठाकर बना दी थ्योरी, आप नॉर्थ पोल के थे। हाँ, नॉर्थ पोल के थे, यहाँ के साउथ पोल, यहाँ उत्तर ध्रुव में, मतलब कि दुनिया के एंड में, ऊपर ऊपर। तो ये गंगाधर की थ्योरी याद रखा, बाल गंगाधर तिलक की। नॉर्थ पोल को माना, क्यों माना? ऋग्वेद उल्लेख मिला 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन भी। और 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन तो भाई 2 जगह ही होते हैं, वो तो एक तो नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। साउथ पोल से कहानी चले क्योंकि बीच में समुद्र पड़ता है, तो नॉर्थ से आ सकते हैं। अब देखो जो अंतिम थ्योरी है वो है तीसरी थ्योरी, अंतिम थ्योरी यही है, भारत। आर्य का मूल स्थान भारत को माना है, ऐसा लिखता हूं, आर्य का मूल स्थान भारत। आर्यों का मूल स्थान भारत। अब देखो
आर्य का मूल स्थान भारत। देखो इसमें अलग अलग विद्वान हैं जिन्होंने भारत के अलग अलग क्षेत्रों को आर्य का मूल स्थान माना है, जिनमें पहला नाम आता है, पहली जगह है सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश। अब देखो सप्त सैंधव प्रदेश को माना है श्री संपूर्णानंद व अविनाश चंद्र झा ने। अविनाश चंद्र दास ने सप्त सैंधव, क्योंकि ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश का उल्लेख मिलता है। सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब है जहां पर 7 नदियां बहती हो, जिनमें से 5 तो पंजाब की है, एक सरस्वती नदी है, और कितनी हो गई सरस्वती नदी 6, और एक सिंधु नदी 7 नदी। इस वाले एरिया के इसको किसने माना है? संपूर्णानंद अविनाश चंद्र दास। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश का उल्लेख मिलता है। अब देखो दूसरी जो थ्योरी वो है देविकानंद प्रदेश। देविकानंद प्रदेश जो है ये कौन सी जगह है? ये है मुल्तान। मुल्तान को देविकानंद प्रदेश कहा जाता है। पाकिस्तान में आदमी मुल्तान, इस वाले एरिया को माना है, किसने माना है? ये माना है DS त्रिवेदी। DS त्रिवेदी ने। तीसरी जगह है ब्रह्मर्षि प्रदेश। ब्रह्मर्षि प्रदेश ये माना गंगानाथ झा ने। अब देखो ब्रह्मर्षि प्रदेश कौन सा है साहब? इंडिया है। ये दिल्ली वाला एरिया, ये गंगा नदी वाला, ये यमुना नदी है। ये तो हो गया सप्त सैंधव प्रदेश, ये हो गया मुल्तान वाला एरिया। जो ये दिल्ली हरियाणा ये वाला एरिया है, ये दिल्ली हरियाणा के आसपास वाला एरिया कहलाता है ब्रह्मर्षि प्रदेश। ठीक है, ये है ब्रह्मर्षि प्रदेश। चौथी जगह है वो है कश्मीर या हिमालय प्रदेश। कश्मीर या हिमालय प्रदेश, ये वाला ये माना है LD कल्ला ने। LD कल्ला। 5 जो मध्य देश ये माना है राजबली पांडे। इतिहास में राजबली पांडे बहुत बड़े। राजबली पांडे। मध्य देश कौन सा है? मध्य देश ये है, ये विंध्याचल वाला एरिया है ना, ये बिहार और यूपी वाला एरिया, ये हमारा मध्य देश का, ये मध्य देश। ठीक है, बिहार यूपी वाला क्षेत्र, ये मध्य देश कहलाता है। तो ये थ्योरीज थी इसकी आर्यों का मूल स्थान को लेकर। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग स्थानों को आर्यों का मूल स्थान माना है, लेकिन मैक्स मूलर का जो मत है उसे अधिकतर सही स्वीकार किया जाता है, क्योंकि हमने ये देखा कि ऋग्वेद के अंदर जो स्टार्टिंग के जो क्या उल्लेख मिलते हैं वो केवल यहां तक के मिलते हैं, मतलब पंजाब वाले एरिया तक ही मिलते हैं। इसके अलावा मध्य एशिया वगैरह इनकी काफी जानकारियां उसमें उल्लेखित है। तो स्टार्टिंग में ये माना जाता है विद्वानों की, ये जो स्टार्टिंग में यूरोप ऐसी जगह पर थे जहां पर भारतीय भाषा के लोग रहते थे,
यानी कि जो संस्कृत जो भाषा है इसकी भी एक जननी भाषा थी। वहां पर ये सारे भाषा के लोग एक जगह रहते थे, वहां से ये डिस्ट्रीब्यूट हुए, वहां से ये चलते हुए इंडिया की तरफ आए। और इंडिया की तरफ आके इन्होंने सबसे पहले पंजाब वाला एरिया है सप्त सिंधु प्रदेश से, वहीं पर अपना डेरा जमाया। और ये जो वैदिक सभ्यता है ये ग्रामीण सभ्यता थी, ग्राम प्रधान सभ्यता थी। इसमें शहरी जनजीवन का कोई लेना देना नहीं था। याद जैसे हड़प्पा सभ्यता में शहरों का निर्माण होता, नगरों का निर्माण होता, इसमें किसी प्रकार के कोई नगरों का निर्माण नहीं हुआ। ये केवल ग्राम प्रधान सभ्यता थी, कृषि प्रधान सभ्यता थी, पशुपालन प्रधान सभ्यता थी। और ये इसमें क्या थे, कबायली जीवन था, यानी कबीलाई जीवन था। कबीलों के रूप में रहते थे ये मध्य एशिया से बाहर से जब आए तो कबीलों के रूप में झुंड के झुंड एक एक करके आए, एक साथ ये सारे एक साथ धीरे धीरे करके ये सब बाहर से आए और इंडिया में बस गए। और धीरे धीरे करके वैदिक टाइम पर, ऋग्वेदिक के टाइम पर तो सब सिंधु में थे, फिर जो उत्तर वैदिक टाइम आएगा वहां पर धीरे धीरे इंडिया के अंदरूनी भागों में खिसकते चले जाएंगे। और जो ये वाला क्षेत्र है कौन सा, ये विंध्याचल के ऊपर वाला क्षेत्र जहां पर आर्य लोग बस गए थे, वो क्षेत्र कहला जाएगा आर्यावर्त क्षेत्र। अपने देश का नाम था आर्यावर्त। वो आर्यावर्त इसीलिए पड़ा जहां पर आर्य लोग रहते थे। ये विंध्याचल के ऊपर वाला क्षेत्र कहलाता आर्यावर्त, क्योंकि इन्होंने आगे धीरे धीरे करके भारत के अंदरूनी भागों पर क्या कर लिया था, अपने पैर जमा लिए थे। फिर यही चीज से चल के क्या होता है कि आगे चल के जनपदों का निर्माण होता है, महाजनपदों का निर्माण होता है और ऐतिहासिक काल की स्टार्टिंग हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए हम या अपना जो लेक्चर है वो यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक जीवन है, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।